देखिए स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ये भी एक वेव ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड एक फिनोमेना है लाइट का। जैसे हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था कि एक सिंगल सोर्स से हमने कोहेरेंट सोर्सेज बनाए तो, और उन दोनों सोर्सेज पे लाइट जब सुपर इम्पोज करती है तो हमें कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देते। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग फिनोमेना है इसका लाइट का, और ये हम रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये ओनली एक्सप्लेन होते हैं वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे। इसलिए वेव ऑप्टिक्स में कंसीडर किए जाते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन का। तो डिफ्रैक्शन होता क्या है पहले हम जनरल वर्ड्स में समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाहिए। पहले जनरल वर्ड्स में समझते हैं ताकि हमारा जो डाउट है इससे रिलेटेड हमारे लिए जो हवा बना हुआ है कि पता नहीं डिफ्रैक्शन तो क्या होता है, क्या नाम आ गया इसका, होता क्या है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये इतना आसान फिनोमेना नहीं है कि हमने कहा कि बेंड होगी लाइट और उसी को हम कहने लगे डिफ्रैक्शन। नहीं, यहाँ पे क्या है, बेंड होगी कहां से, जब भी ये किसी ऑब्स्टेकल से या किसी अपर्चर से, किसी होल के थ्रू अगर ये लाइट जा रही है दैट मींस अपर्चर, तो ये किसी अपर्चर से या ऑब्स्टेकल से टकराएगी ये लाइट। ठीक है, जो भी इस लाइट के पाथ में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेंड होगी लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल और अपर्चर। ठीक है, अब उस बेंडिंग से क्या होगा इसका भी कंक्लूजन देखते हैं कि बेंड तो कर दी इस ऑब्स्टेकल ने, अब इस बेंड से क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल शेडो में इंटर कर जाएगा, इंटर इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो, इंटर इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, यानी हम सिंपल डेफिनेशंस के टर्म्स में अगर इसको समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, of bending of light around the corners of an obstacle or aperture, around the corners of an obstacle or aperture in the path of light. On account of it, the light penetrates or enter into geometrical shadow of the obstacle or aperture. अब इन दोनों का जो कंक्लूजन हुआ उस कंक्लूजन को अगर हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे, ये कंक्लूजन क्या कह रहा है, द लाइट दस डेविएट्स ओनली, क्या होगी लाइट ओनली डेविएट्स होगी, लाइट विल डेविएट। अब इसको समझाऊंगा प्रैक्टिकली, लाइट विल डेविएट्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ, फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइट जो थी उसको सीधा जाना था, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गई, अपर्चर आ गया। अब वहां पे लाइट है, उसके कॉर्नर से टकरा के, सपोज करते हैं यही था, लाइट कैसे जाना था, यहाँ पे जो कॉर्नर पे टकराएगी वो लाइट जो होगी इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएगी। ठीक है, और इंटर होने के बाद में यहाँ पे लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से भटक गई, दैट मींस ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोमेना ऑफ लाइट को डिफ्रैक्शन कहते हैं। समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे ये एक ऑब्स्टेकल था और यहाँ पे मैंने एक टॉर्च है वो रख रखी थी, दैट मींस पॉइंट सोर्स। यहाँ पे जनरल केस में लाइट जो है ये मान लेते स्क्रीन है, ये क्या है यहाँ पे स्क्रीन। लाइट को यहाँ पे जाना कैसे चाहिए था, इस पॉइंट से, इससे बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ। इसका मतलब ये जो ऑब्स्टेकल था, ऑब्स्टेकल
इसके कॉर्नर से अगर सीधा सीधा अगर लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट क्या हो गया कि हमें जो शैडो दिखाई देगी वो शैडो कितनी ही दिखाई देगी। ठीक है, जिसको हम अम्ब्रा बोलते हैं शैडो के टर्म्स में, जो मेन शैडो दिखाई देती है वो क्या होती है, अम्ब्रा। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप जो होगी इसकी, यहाँ पे इस पॉइंट से टकरा के इधर तो लाइट जाएगी, इधर तो आपको लाइट दिखाई देगी, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ रे ऑप्टिक्स होता तो लाइट जो है वो कितने में जाती है और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डार्कनेस दिखाई देता। इसका मतलब इस ऑब्स्टेकल के इस कॉर्नर से टकरा के और लाइट जो होती है वो थोड़ा सा पेनिट्रेट कर जाती है इन द ज्योमेट्रिकल सेट। ठीक है, यानी यहां से लाइट जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, बट अकॉर्डिंग टू द वेव ऑप्टिक्स जब ये इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पे जाएगी वहां पे ये लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जाना इस टाइप से था लेकिन ये बेंड होगी और इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेडो थी ये पूरी की पूरी क्या थी, इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो, यानी इसके पीछे बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन इस शैडो में लाइट क्या होगी, यहाँ तक आपको थोड़ी थोड़ी ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी अब दिखाई देगी। यानी एक्चुअल में शैडो तो पूरा होना चाहिए था, यहाँ पे मैं अगर पॉइंट का नाम ले दूं ये ए और ये बी, यानी ए से बी तक क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो है। और यहाँ पे जो बीच में ये बेंडिंग बीच के कॉर्नर से टकरा के लाइट ये जो डॉटेड पोर्शन में है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लाइट आपको फिर भी दिखाई दे रही है और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि इसने इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या कर दिया, इंटर कर लिया। यानी कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से यानी लीनियर पाथ से रे जो है वो क्या होगी, डेविएट होगी। दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं अपर्चर का, या बार बार अपर्चर पे बोल रहे थे ऑब्स्टेकल पे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लाइट जो है उसपे ये होल था, ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारे पास में साइज ऑफ अपर्चर का होल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक सोर्स रखा हुआ, जैसे हम सिंपल सा कहते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे। एक सोर्स है यहाँ पे, जाना चाहिए था इस सोर्स से लाइट को बिल्कुल ऐसे बीच में भी जाएगी, हालांकि अब सारा डायग्राम नहीं, यहाँ पे पूरे पे लाइट होगी, पूरे में लाइट। ये मतलब इसको अगर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ से इसमें पूरा का पूरा लाइट दिखाई दे रहा है। यानी इसके पीछे जो होगी यहाँ से इस पॉइंट से, ये पॉइंट हमने बी मान लिया एंड दिस पॉइंट इज ए, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो पूरा लाइट दिखाई देगा, नो डाउट। बट यहाँ पे इस कॉर्नर से टकरा के ये कॉर्नर की तरफ लाइट क्या होगी, बेंड होगी, और यहाँ से बेंड होने के बाद में इधर तो डार्कनेस होगी, दैट मींस सेट होगा ए से ऊपर एंड बी से नीचे, लाइट नहीं जानी चाहिए, लेकिन इस कॉर्नर से टकराने के बाद में लाइट जो है वो कुछ डेविएट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर से भी टकरा के क्या होगी, लाइट डेविएट होगी, और इस बी से नीचे भी आपको कुछ लाइट थोड़ी बहुत दिखाई देना स्टार्ट करेगी, और ए से ऊपर भी क्या होगी, लाइट आपको दिखना स्टार्ट होगी। दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया, अपर्चर का साइज है तो जहाँ डार्कनेस था वहां पे आपको थोड़ा सा और आपको लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब इस कॉर्नर से टकरा के जो लाइट है, कॉर्नर से टकराने के बाद में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और किसमें इंटर कर जाती है, जो भी उनकी रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग जहां पे डार्कनेस रहना था वहां पे थोड़ी बहुत आपको लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है, और उसी फिनोमेना ऑफ लाइट, और ये सारा कंसेप्ट हुआ दैट मींस रे जो है इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं डेविएट हुई फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ से थोड़ा सा बेंड होगी, डेविएट होगी, उसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यही डिफ्रैक्शन है। अब सिंपल सा टर्म्स में आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनेंगे इस कंसेप्ट को। एक साइड वाले नाइट टाइम साइड वाले रूम में एक बल्ब है, वो हमने ग्लो कर रखा है, और इस वाले रूम में सपोज करते हैं यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस है। अब जैसे ही हमने ये कहा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, उस रूम में बल्ब चल होगा सिर्फ उतने से जहां पे डायरेक्ट रे ऑप्टिक्स है, नो डाउट, यानी डायरेक्ट रेज आई वहां तक। लेकिन जब उस रेज के कॉर्नर के पास में देखते एक्चुअल में जहां पे रेज आ रही थी बिल्कुल साइनिंग दिखाई देगी आपको,
लेकिन जब आप उसके कॉर्नर पे जहां पे एक्चुअल लाइट थी उसके पास पास थोड़ा थोड़ा देखोगे तो आपको थोड़ी सी डिम लाइट यानी एग्जैक्ट उतनी शार्पनेस तो नहीं होगी जितनी डायरेक्ट रेज आ रही थी उतना दिखाई देगी, लेकिन उसके आसपास आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना स्टार्ट होगा। या मैं इनडायरेक्टली ये कहूँ कि उस डार्क रूम में आपने डोर को ओपन किया, आपने इस रूम के बल्ब की लाइट ऑन नहीं किया, दूसरे रूम की है, लेकिन वहां पे क्या हो गया, जहां तक डायरेक्ट फोकस आ रहा है वहां तक तो रे ऑप्टिक्स है, लेकिन क्या आप देखिए क्या आपको वहां पे लाइट विजिबल नहीं होगी, हालांकि लेकिन आपको विजिबिलिटी तो होगी थोड़ी। तो इसका मतलब ये कहां से आया, ये रे ऑप्टिक्स से तो नहीं हो सकता, इसका मतलब थे जो हमारे दरवाजे छोटे मोटे पार्टिकल्स जो थे उनसे टकरा के लाइट क्या हो जाती है अपने लीनियर पाथ से, और उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन जो है वो वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे सबसे पहले में डिफ्रैक्शन का समझना जरूरी था। अब ये डिफ्रैक्शन जो है वो ज्योमेट्रिकल शैडो में तो इंटर कर रहा है, ये अगर ऑब्स्टेकल था पूरा लाइट ऊपर से जा सकती थी इधर, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड होके इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो के इंटर में यहाँ पे अपर्चर का इतना होल था, तो इससे ये जो डार्क लाइन है उसी में लाइट जा रही है, पे लाइट बेंड होके आपको थोड़ा थोड़ा सराउंडिंग में दिखाई देता है, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, बिल्कुल कम होती जाएगी जैसे जैसे हम उस मेन फोकस से दूर जाएंगे। जैसे और एग्जांपल के टर्म्स में हम देखें तो एक विंडो है, ठीक है, धूप आ रही है उससे, जहां वहां पे आपका रे ऑप्टिक्स के टर्म्स में, लेकिन उसके आसपास थोड़ा सा देखेंगे तो रेज है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा नजर आएगी, तो वो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगी, इसका मतलब उस दिन से लाइट जो है वो अपने लीनियर पाथ से डेविएट होगी, और उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया पॉइंट, तो यहाँ पे ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। समझ में आ गया सभी को, तो ये डिफ्रैक्शन है। अब इसका बेसिक आपके पास में कंडीशन क्या है, कब डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, कब लाइट ज्यादा बेंड होगी, कंडीशन देखेंगे और फिर उसको आगे फॉलो करेंगे सिंगल स्लिट के थ्रू। कि सिंगल स्लिट में ऐसा क्या होता है कि अकेले लाइट में ही वहां पे डिफ्रैक्शन हो जाता है, इंटरफेरेंस में तो आपने कहा कि नहीं सर वहां पे तो कम से कम दो रेज होने चाहिए, सुपर इम्पोज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे दो की जरूरत ही नहीं है, अकेले एक सिंगल सोर्स से भी हमें हो सकता है डिफ्रैक्शन। थोड़ा सा अपने टाइम लगता है, ये बोर्ड थोड़ा सा ओके, ठीक है। अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है, मैंने मेन हेडिंग एक पे छोड़ दी, बेंडिंग ऑफ लाइट होता अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक अपर्चर है, ठीक है, ये अपर्चर का साइज है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो साइज है अपर्चर का, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो साइज है वो साइज हमने मान लिया कितना है, एक साइज ऑफ द अपर्चर। और यहाँ पे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, और वेव फ्रंट्स कैसे आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट, ये आ गया फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव, एंड सो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, क्रस्ट आया, फिर ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, ऐसे चलते आ रहे हैं। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दो कंसेक्यूटिव के बीच में जो टर्म्स आएगी वो वेवलेंथ। यानी अगर हम ये कहें, अभी कंडीशन देख रहे हैं इस चीज की कि कहां पे डिफ्रेक्शन ज्यादा होता है कहां पे कम, तो इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ को पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं। जैसे इसके थ्रू यहाँ पे भी वेव फ्रंट जाएंगे, जैसे हम सिंपल कहें कि हमारे जो डोर है उन डोर का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है हमारी हाइट से, ठीक है, तो हम डोर से आसानी से क्या कर सकते हैं, बिना बेंड हुए सीधे डोर के थ्रू पास हो सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे बिल्कुल हमने ये a इज इक्वल टू लैम्डा वाली कंडीशन ली है, जितनी लाइट की वेवलेंथ थी उतनी यहाँ पे साइज ऑफ अपर्चर है। डोर बड़ा था, ठीक है, थोड़ा सा तो हम बिना झुके हुए बिना बेंड हुए सीधे जा सकते हैं क्योंकि हमें पता हम टच नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके सामने कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए, कहीं ऐसा डोर हो जाए कि आपकी हाइट थी 5 फीट और वहां पे 5 फीट का ही डोर है, तो मतलब बिल्कुल आपको एग्जैक्टली टच करेगा, तो आपको उस डोर को क्रॉस करना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा बेंड हो जाओगे, क्या करेंगे वहां पे, स्लाइड सा बेंड हो जाएंगे। तो ये वेव फ्रंट भी जब यहां से पास होंगे तो ये वेव फ्रंट जो होंगे स्लाइड से क्या हो जाएंगे, बेंड होंगे। यहाँ यहाँ पे ज्यादा बेंड नहीं होंगे, बस स्लाइड से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बेंड, ठीक है, स्लाइड से बेंड हो जाएंगे और ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। इस मतलब बेंडिंग नेचर आपको क्या दिखा है यहाँ पे, कॉर्नर से टकरा के जो बेंड हुए वो बेंड क्या हुए, बहुत स्मॉल अमाउंट में। इसका मतलब यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन हुआ, यानी बेंडिंग बहुत कम हुआ। क्लियर हो गया। दूसरी सिचुएशन लेके चलते हैं। यहाँ पे वही अपर्चर है, बट इसका जो साइज है आपकी बात हमने और कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो अपर्चर का साइज था वो वेवलेंथ से और कम कर दिया, वही वेव फ्रंट आ रहे यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट, यानी वेव फ्रंट के टर्म्स में ये वेव फ्रंट आ रहे हैं, और इन दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच में वही जो सेपरेशन होगी दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ जो साइज था इस अपर्चर का, इस होल का, जिसके थ्रू लाइट को जाना था, T is less than lambda, यानी साइज ऑफ अपर्चर इज लेस देन लैम्डा। अब यहां से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल सिचुएशन में चलते हैं। पहले तो डोर का साइज था, दैट मींस हमारी हाइट भी 5 फीट थी, और यहाँ पे सपोज करते हैं डोर का साइज भी 5 फीट था, तो इसका मतलब वहां पे बेंडिंग नेचर जो है वो नेग्लिजिबल हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करूं, मैं कहूँ कि अब डोर का जो साइज है वो 4 फीट है और आपकी जो हाइट है वो 5 फीट है, और अब आपको क्रॉस करना है, तो अब आप कैसे करोगे, और भी ज्यादा हमें बेंड होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे ही हम उसमें बेंड होंगे ज्यादा झुकने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ पे बेंडिंग नेचर जो यहाँ पे वेव फ्रंट होंगे वो थोड़े से इसके कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा बेंड होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, ज्यादा बेंड। ये वेव फ्रंट जो होंगे वो आपके अब की बार ज्यादा डिफ्रैक्ट हुए, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा हुआ है, यहाँ पे लाइट जो होगी वो ज्यादा डिफ्रैक्ट हुई। अब थर्ड सिचुएशन लेके चलते हैं कि अब जो साइज ऑफ अपर्चर है वो हमने बहुत ही स्मॉल ले लिया कंपैरेटिवली टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो साइज है इसका, और ये साइज जो है वो वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहाँ पे वही वेव फ्रंट आ रहे, क्रस्ट 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 क्रस्ट, ठीक है। अब इनके सामने बड़ी चैलेंजिंग है, यानी हमारी हाइट जो थी जनरली वो कितने थी, यहाँ पे 5 फीट। अब आपको ये कह रहे हैं कि 2 फीट के थ्रू आपको पास होना है, यानी अब जो साइज ऑफ अपर्चर है, जो होल है वो आपका बहुत स्मॉल है, यानी लाइट को स्मॉल अपर्चर के थ्रू पास होना है, तो उसे उसके कॉर्नर से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा बेंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब की बार जो होगा वो लाइट जो होगी वो बहुत ज्यादा बेंड, यानी लाइट जो है वो अब की बार और भी ज्यादा बेंड होगी, तब जाके वहां पे क्या होगा, उस पॉइंट से वहां से लाइट पास हो सकती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेंडिंग इस कंडीशन में है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, की लाइट जो है वो अपने लीनियर पाथ से, जो लीनियर डायरेक्शन में जा रही थी
उससे उसने डेविएशन किया, तो डेविएशन किस केस में ज्यादा होगा? व्हेन साइज ऑफ अपर्चर इज वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं व्हेन साइज ऑफ अपर्चर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वहां से डिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो सफिशिएंट कंडीशन अगर हम लेके भी चले, तो जहां से स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका साइज जो होगा अपर्चर का वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होगा, वहां से डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा सस्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न कब दिखाई देगा? व्हेन साइज ऑफ अपर्चर इज वेरी वेरी लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। यानी अगर डोर जो है वो 6 फीट का है और हमारी हाइट 5 फीट की है, तो इसका मतलब हम बेंड नहीं होंगे, हम सीधे क्या हो जाते हैं? डोर से पास हो जाते हैं। जैसे ही हमारे पास में इक्वल साइज होता है डोर का हमारी हाइट के, तब हम थोड़ा सा बेंड होना वहां से स्टार्ट कर देते हैं, दैट मींस डिफ्रैक्शन वहां से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बेंड कब होंगे? व्हेन साइज ऑफ अपर्चर इज वेरी लेस देन कंपैरेटिवली टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी हमारी हाइट से। तो यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन है, सो डिफ्रैक्शन के लिए हम कह सकते हैं a इज लेस देन लैम्डा, सो a अपॉन में लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 1। और अगर आपको लिखा मिले मच मच लेस देन 1 ऑप्शन में, तो इसका मतलब हम मच लेस देन 1 की टर्म्स में लेके चलेंगे। a इज वेरी वेरी लेस देन 1, वो कंडीशन किसकी होगी? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंडीशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन होती है कि डिफ्रैक्शन आपको कब दिखाई देता है, यानी यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ होने वाला है? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो साउंड वेव का जो डिफ्रैक्शन होता है वो हमें आसानी से देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत इजीली डिफ्रैक्शन हो जाता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब इस रूम के गेट से टकराती आवाज जो है वो फैल जाती है, इसका मतलब थोड़ा विजिबिलिटी आपको कम सुनाई देगा, बट साइड में दीवार के पीछे होके भी आप बात सुन सकते हो। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे साउंड जो है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो नियरली इन मीटर्स होती है, तो इसका मतलब कम से कम जो साइज ऑफ अपर्चर है, यानी यहाँ पे जो साइज का होल का साइज है जहां से लाइट को पास होना था या टकराना था, वो कम से कम मीटर में है। अब हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो सारी किस में? मीटर में। इसलिए साउंड का जो डिफ्रैक्शन है वो आपको बहुत इजीली और बहुत जनरली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट की जो वेवलेंथ है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। जनरल केस में हम ये कहें तो यहाँ पे किस में आएगा? माइक्रोमीटर। इसमें आएगा माइक्रोमीटर की टर्म्स में, ठीक है। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना। 400 का तो उसको 3 डेसिमल नैनो को हम वापस करेंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा? माइक्रोमीटर। यानी ऑब्स्टेकल का साइज या जो होल का साइज है वो किसमें होना चाहिए? माइक्रोमीटर में। या मैं ये कहता हूँ ये तो लाइट की वेवलेंथ थी, साइज ऑफ अपर्चर क्या होना चाहिए? माइक्रोमीटर से भी कम होना चाहिए। इसका मतलब वो जनरल केस में हमारे आसपास बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो इतना जनरल नहीं होता जितना साउंड का डिफ्रैक्शन होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे किस चीज का आपको एनालिसिस करना है कि डिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग जो था, जब लाइट लीनियर पाथ में जा रही थी तो अपने लीनियर पाथ से उसमें डेविएशन हुआ, और वही फिनोमेना क्या कहलाना है? बेसिकली डिफ्रैक्शन। उसको जानना था स्टेट, लेकिन वो बेंड होते जा रही है, तो बेंडिंग नेचर को ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और उसी का नाम कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर हो बेटा सभी को? हाँ बेटा, डिफ्रैक्शन का पता चला कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या है। साउंड के टर्म्स में हमें डिफ्रैक्शन आसानी से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे लाइट जो होती है उसके केस में हमें डिफ्रैक्शन जो है वो रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है, इतना जनरल नहीं होता, थोड़ा सा वहां पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है। इसका मतलब डिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट माइक्रोमीटर वेवलेंथ है, और आपकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे? साइज ऑफ अपर्चर से, ठीक है। तो अपर्चर का साइज तो और भी स्मॉलर होगा इससे, तो इसका मतलब वहां पे जनरली हमारे आसपास ऐसे स्मॉल अपर्चर या होल्स या चीजें हैं वो जनरली नहीं मिल पाती, इसलिए डिफ्रैक्शन है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। अदरवाइज हम ये कहें कि पिन पॉइंट होल कर दें किसी ऐसे सरफेस में, अब इस बोर्ड से मैं पिन पॉइंट होल कर दूं, तो यहाँ से इधर से कोई लाइट डालेंगे उसमें, तो जब लाइट उस होल से पास होगी तो वो डिफ्रैक्ट होगी, यानी जितना जाना चाहिए वो एरिया ज्यादा कवरेज करेगी, ठीक है। तो वही डिफ्रैक्शन कहलाता है बेसिकली। किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें?
डिफ्रैक्शन की डेफिनेशंस बेसिकली, अब इसकी कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं। जो साइंटिस्ट था जिसने हमें इसके बारे में बताया, ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। आप पढ़ेंगे हम एक ही टॉपिक है बेटा, इसमें डिफ्रैक्शन समझने के बारे में, जैसे आपको थोड़ा बेंडिंग नेचर या ये चीजें समझ में आएंगी, इसी के बारे में हमारे पास में एक ही टॉपिक है इससे रिलेटेड, और ये ज्यादा थ्योरेटिकल है और कम न्यूमेरिकल है, यानी इसमें डेरिवेशन के पार्ट जो है वो थोड़े कम स्टेप्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, और जो मैंने लिखवा है तो बिल्कुल प्रिसाइज है, उससे कम आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए सिंगल स्लिट, थ्रू ए सिंगल स्लिट, ठीक है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो हमने दो स्लिट फाइंड आउट की थी, दो स्लिट की थी, एक स्लिट से लाइट गई, दूसरे स्लिट से लाइट गई और वापस में सुपर इम्पोज हुई, तो वहां पे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फॉर्मेशन हुई। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि एक सिंगल स्लिट है, अकेली स्लिट है, यानी एक ही होल होने वाला है यहाँ पे, जिसके थ्रू लाइट है वो पास होगी, और अगर एक ही होल होगा, सिंगल होगा, तो ये आपस में सुपर इम्पोज कैसे होगी, इसी चीज को देखते हैं। तो दो टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है, जो डिफ्रैक्शन होते हैं, वो होता है, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है, दो साइंटिस्ट के ऊपर। जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ठीक है। फ्रेस्नेल में सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे फाइनाइट से आपके पास में लाइट सोर्स से लाइट चलेगी और फाइनाइट ही वहां पे डिस्टेंस होनी चाहिए, और फ्राउनहोफर में होता है कि इंफिनिटी से लाइट सोर्स होगा और इंफिनिटी पे ही पॉइंट होगा, दैट मींस वहां पे उसको बोल देंगे फ्राउनहोफर। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन सीबीएसई में जो है वो फ्राउनहोफर है। देखते हैं इसका केस क्या होगा। ये हमने एक सिंगल स्लिप, ठीक है, ये सिंगल स्लिट है, और इस स्लिट का जो साइज है, यहां से और यहां, इसका जो साइज है वो साइज है ए, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दूंगा ए, और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी। क्लियर हो गया, यहां से थोड़ा सा क्लोजर हो गया, ठीक है। बस क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो हम इस होल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होल है जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास होगी, ठीक है। देखते रहिए, यहाँ से यहाँ तक इसका जो साइज है वो कितना है, अपर्चर साइज, जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे फ्राउनहोफर में कहा कि सोर्स है वो कैसा होगा, इंफिनिटी पे होगा, पॉइंट सोर्स होगा, इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल रेज आनी चाहिए, ठीक है। ये रेज तो सभी डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक लेंस यूज करना था, ये हमने कन्वेक्स लेंस यूज कर लिया यहाँ पे। इसके पास में पॉइंट सोर्स से ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएंगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी रेज आएंगी वो इनको क्या करेगा, लाइन मान लेते हैं कि ये सोर्स से ऑप्टिकल सेंटर से, और ये लाइन जो है वो बीचों बीच जा रही है, और इस स्क्रीन पे सेंटर पे इंसिडेंट होगी, सेंटर पॉइंट पे क्या होगी, इंसिडेंट।
दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होगा स्क्रीन का, जिसको हम क्या नाम देंगे, ओ। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट है, यानी यहाँ पे आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगी। यस द ब्रिसलेट एक्सपेरिमेंट, यहाँ से बहुत सी रेज आएंगी। ठीक है, हम कुछ ही रेज लेके चलेंगे यहाँ से। कुछ रेज यहाँ से जो बेंड होंगी वो यहाँ पे इस पोर्शन पे, क्योंकि इसके थ्रू तो जा ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल ब्लॉक कर देगा इस रेज को। तो यहाँ पे जो बाहर है इस रेज से, उनको तो ये पोर्शन क्या कर देगा, और ब्लॉक कर देगा। जैसे ही जो रेज इसके इनसाइड में होंगी वो सिर्फ यहाँ पे आएंगे। इसके इनसाइड में जो रेज आ रही है वो रेज आएंगी इसके इनसाइड में ट्रैवल करते हुए, यानी जो एपी पोर्शन था, जो ये स्लिट थी, इस स्लिट का जो अनब्लॉक्ड पोर्शन था, अनब्लॉक्ड मतलब साइज एपी जो था, उसमें से ही सिर्फ रे पास होगी। अब ये तो हमने मान लिया कि रेज जो है वो पैरेलल आ रही है। पैरेलल कहां से आती है, इन्फिनिटी से। अब हमारे पास इन्फिनिटी पे जाने का था नहीं टाइम, ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज कर लिया, ट्रिक यूज कर ली कि हमने पॉइंट सोर्स माना। ये पॉइंट सोर्स जो है हमने इस लेंस के फोकस पे रख दिया, और फोकस पे रख दिया तो रेज कैसे बन जाएंगे, पैरेलल। इसका मतलब कि फ्रंट ऊपर डिफ्रेक्शन बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, जो रेज है इस पॉइंट पे आके इनके कॉर्नर से टकरा रही है, लेकिन अभी हम विदाउट डिफ्रेक्शन देख रहे हैं। अब ये तो पैरेलल जाएंगे तो कहां पे इमेज बनेगी, इंफिनिटी में तो जाने से रहे। इसलिए यहाँ पे हम एक लेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है, वापस से जो इसके क्लोज होगा वो, ठीक है, क्लोज की मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इसके नजदीक मान लेता हूँ, लेकिन डायग्राम दिखाने के लिए ये बहुत क्लोज होगा इस स्लिट के। ये हमने लेंस मान लिया जिसकी फोकल लेंथ जो होगी वो f होगी, और इस स्लिट से और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, कैपिटल डी। कितनी होगी, कैपिटल डी। अब यहां से जो रेज आएंगी वो सपोज करते हैं पैरेलल आ रही थी यहाँ पे, ये रेज पैरेलल, इसके पैरेलल, और जैसे ही पैरेलल आएंगी तो रेज क्या करेगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसको कन्वर्ज करेगा और रेज कहां पे पहुंच जाएंगी, इसके सेंटर पर। कहां पे पहुंच जाएंगे, इसके सेंटर पर। ठीक है, और यहाँ पे सभी रेज जितने भी अनब्लॉक पोर्शन थे, यहाँ से कोई रेज आएगी वो भी कन्वर्ज होगी इसी पॉइंट पे, यहाँ से आएगी वो भी कन्वर्ज होगी। यानी जितनी भी रेज आ रही है इसके अनब्लॉक्ड पोर्शन से, इस अनब्लॉक्ड पोर्शन ऑफ लाइट से, वो सारे कन्वर्ज होके किस पॉइंट पे मीट करेंगे, ओ से। और सभी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसने भी, इसने भी, इसने भी, सभी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे सभी क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा, यानी सभी क्रस्ट क्रस्ट से मीट करेगा, ट्रफ ट्रफ से, तो यहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रेम। और इस ब्राइट फ्रेम्स को जो सेंटर पे बन रहा है वो कैसा कहलाएगा, सेंट्रल ब्राइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंट्रल ब्राइट, यानी यहाँ पे ब्राइटनेस बनेगी बनेगी। अब आते हैं डिफ्रेक्शन के ऊपर। सपोज करते हैं यहां से टकराने के बाद में रेज जो होगी वो हर पॉइंट पे ही बेंड होगी। यहां से रेज जो है वो बेंड होगी इस पॉइंट पर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मान लेते इस पॉइंट से टकरा के ये रेज की क्या होगी, यहाँ पे। और इसको हमने फोकस करवाया, लेंस जो होगा, अब इसके सेंटर से अगर रेज यहाँ पे आ रही होगी तो ये अगर हम ऑप्टिकल सेंटर मान लें तो इससे सीधी रेज जाएगी यहाँ पे इस पॉइंट, और यहाँ से कन्वर्ज करेगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये रेज, इसके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये रेज। तो इसका मतलब इसने इसको कन्वर्ज करा दिया, कौन सी रेज को, डिफ्रेक्शन वाली रेज को बेंड करवाया। यहाँ पे जर्नी हमने सिर्फ एक पॉइंट ही लिया, यहाँ से डिफ्रैक्ट होने वाली रेज, नीचे भी डिफ्रैक्ट हो सकती है, बीच में कहीं पे भी हो सकती है। तो हमने एक जनरल केस लिया है कि जो रेज थी वो कुछ एंगल फॉर्मेशन करते हुए, यानी ये थीटा फॉर्मेशन किया इन्होंने, तो थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो। अभी हमें नहीं पता यहाँ पे ब्राइट बनेगा, डार्क बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन सेंटर ऑफ स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, इसकी एक्स डिस्टेंस मान ली। वहां पे अब हम चेक करेंगे कि ब्राइट कब बनेगा, डार्क कब बनेगा। यानी जो बेंड हुई लाइट यहाँ से, ठीक है, वो लेंस क्या करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा उन्हीं के अकॉर्डिंग, और इस पी पॉइंट पे ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ यहाँ पे डिफरेंट होके नीचे भी आएंगे इससे, तो इसका मतलब नीचे की तरफ बेंड होगा। अभी उस सभी को एक साथ नहीं कर सकते, हर पॉइंट पे क्या होगा,
कन्वर्स करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे ब्राइट और डार्क बनेंगे। हमें नहीं पता था, इसलिए हमने पी पोजीशन एक जनरल केस मान लिया, तो सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितने डिस्टेंस पे, एक्स पे। और अब हम इसको चेक करेंगे बनेगा, डार्क बनेगा, कहाँ कहाँ पे ब्राइट बनेगा और कहाँ कहाँ पे डार्क बनेगा, इसी चीज का एनालिसिस करते हैं। अब देखें बेटा, यहाँ पे जो ए पॉइंट से जो अनब्लॉक्ड पोर्शन था जिसका साइज का अपर्चर ये था, यहाँ से एक रे चली, ठीक है, एक रे यहाँ से चली, तो देखने से आपको लग रहा है कि यहाँ से जो रे जा रही होगी ये वाला पॉइंट, और जो बी से रे गई होगी, इन दोनों में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस हुआ, यानी ए पॉइंट से चलने वाले की तरफ रेज गया, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ करने के परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन पे, इस बी वाली पे, इसको हमने मान लिया बी एन, ठीक है, बी से तो थोड़ा सा पॉइंट आगे गया, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब मैं ये कहूँ कि एन पॉइंट से रेट चलती और यहाँ पे ए पॉइंट से चलती, तो यहाँ पे सभी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपने ओरिजिनल से ऊपर की तरफ चले गए तो ए नजदीक हो गया, तो हमने कहा कि ए तो वहीं से चलेगा, लेकिन बी को हम थोड़ा सा जितना डिफरेंस आ रहा था वहां से चलाना स्टार्ट करें तो एन से पी तक जाएगा, फिर सभी की इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस ए पॉइंट से जो वेव चलेगी और जो बी पॉइंट से वेव चलेगी, उन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, डी एन डिस्टेंस, यानी बी से एन तक की डिस्टेंस। और इसको हम कैसे मेजर करेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी जिसको हम साइज ऑफ अपर्चर बोल रहे थे, वो हमें पता है, और यहां से हम कहें कि ये जो सेंटर से एंगल बना है वो थीटा है, क्योंकि सभी से सेम बनेगा, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया ए एन, तो इसका मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो उतना ही बनेगा जितना सेंटर से एंगल था, तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। जी आप ज्योमेट्री के टर्म्स में कह लो ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर तो वापस कितना आ जाएगा, थीटा के टर्म्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे अपर्चर से और जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा। सो मैं ये कह सकता हूँ पाथ डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस कौन कौन से लेते हो आप, पाथ डिफरेंस कौन कौन से, जो ए पॉइंट से रेट चल रही है वो, और जो बी पॉइंट से रेट चल रही है, उन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, बी एन है। कितना है, बी से एन पॉइंट तक का, और ये हमें डिस्टेंस पता ए है, तो ए थीटा के साथ में, तो अगर मैं इस ए को रिजोल्व करूं तो थीटा के साथ तो नहीं, हमें तो इसके परपेंडिकुलर वाले के साथ ही ए, और इधर क्या आएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा डेल एक्स इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ए, उसको रिजोल्व कर रहे थीटा की डायरेक्शन में ही, ये डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें ए से एन तक, हमें तो बी से एन तक चाहिए, तो इसका कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला, तो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। अभी कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, और वो क्या आएगा कि सर यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसे आया, वेव तो वही है सेम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हुगन्स ने हमें एक प्रिंसिपल बताया था, वो प्रिंसिपल क्या हमने एक्सप्लेन किया था वहां पे, कि जो वेव फ्रंट होंगे, उस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे वेव फ्रंट आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे होंगे, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस वेव फ्रंट पे, वो अपने आप में किसकी तरह ट्रीट करेंगे, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह, यानी ये पार्टिकल जो था यहाँ से टकरा के ये सभी डायरेक्शन में अपनी रेज को सेंड करेगा, ये वाला पार्टिकल ये भी सभी डायरेक्शन में, ये भी सभी डायरेक्शन में, इसका मतलब ये अपने आप में नए वेव फ्रंट बनाएगा। क्लियर हो गया, तो जो वेव फ्रंट होता है उस पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, they will act as the fresh source of new disturbance, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, जो सभी डायरेक्शन में सेंड करेंगे। इसलिए यहाँ पे अलग वेव बनेगी, वेव फ्रंट यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, तो यहाँ से जो वेव चलने वाली है और यहाँ से जो वेव चलने वाली है, उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस था वो bn था, जिसकी वैल्यू कितनी, थीटा, क्योंकि हमने इस ए अपर्चर साइज ऑफ अपर्चर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ से बिल्कुल bn के इक्वल होगा, इसलिए हमने t sin थीटा लिया। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन a to p and b to p is a sin थीटा। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन के केस में ये पॉइंट पता चला
और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितने भी वेव फ्रंट आ रहे होंगे इस अनब्लॉक्ड पोर्शन पे जितना भी पार्टिकल बचे वो सभी पार्टिकल अपने आप में नए सोर्स है, फ्रेश सोर्स है बिल्कुल, और वो अपनी अपनी वेव भेजेंगे। फिर वो आगे वाले पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट्स वो अपने आप में फ्रेश सोर्स होंगे, वो अपनी वेव्स भेजेंगे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नए वेव फ्रंट चलते रहते हैं। हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, जो ए पॉइंट से और बी तक की डिस्टेंस है और बी से पी तक को हमने माइनस किया होगा तब जाके पी बी ए जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट मींस पाथ डिफरेंस, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए sin थीटा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ए sin थीटा के टर्म्स हो गया। अब आगे चलते हैं कि इस पी पॉइंट पे अगर मैं को रिलेट करूं इस चीज को, ठीक है, कि पाथ डिफरेंस आ गया, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एल लैम्डा। अगर ये पाथ डिफरेंस एल लैम्डा के इक्वल आता है तो वहां पे क्या बनेगा, डार्क फ्रिंजेस। अब आप कहोगे सर आपने तो जो इंटरफेरेंस था उसमें तो अलग बताया था, उसमें तो आप कह रहे थे कि क्रस्ट क्रस्ट से मीट करेगा, ट्रफ ट्रफ से मीट करेगा, तब की सिचुएशन थी। तो यहाँ पे बेटा उस इंटरफेरेंस पैटर्न का रिवर्स केस बनता है और उसी चीज को हम समझते हैं कि ये हमने कैसे कहा। ठीक है, साइड में थोड़ा सा कोरिलेट करता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, देखिए मैंने 10 पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ये एक भी पोर्शन था जो अनब्लॉक पोर्शन था जिससे लाइट पास हो सकती थी, बाकी का ब्लॉक था। इस पूरे में एक भी अनब्लॉक, और उस अनब्लॉक पे मैंने पार्टिकल मान लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। आपको समझाने के लिए मैंने 10 पार्टिकल कंसीडर किए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन एट नाइन एंड 10। क्लियर हो गया? ये 10 पार्टिकल्स मैंने कंसीडर किए और इन 10 से अकॉर्डिंग टू गूगल्स प्रिंसिपल क्या हो रहा होगा, वेव्स आ रही होगी। यहाँ पे क्या होगा, वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट होंगे यहाँ से, और वेव फ्रंट इंसिडेंट होंगे तो यहाँ से क्या चलेगा, ये स्क्रीन हमने कंसीडर की, इस फर्स्ट से वेव चलेगी इस पी पॉइंट पे, ऐसे सेकंड से भी थर्ड से भी फोर्थ फिफ्थ और 10 से। ठीक है, यहाँ पे वेव पहुंचे। अब आप कह रहे हो कि जो पार्ट डिफरेंस है वो आपने ए और बी के बीच में लिया है, इसका मतलब ए पार्टिकल और बी पार्टिकल जो फर्स्ट और लास्ट होगा उन दोनों के बीच में आपने पार्ट डिफरेंस सपोज करते एल लैम्डा लिया, एन की वैल्यू में मान लेता हूं 1। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड 10th के बीच में जो वेव जाएगी उसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा होगा। आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को, यानी इस फर्स्ट पार्टिकल की जो वेव गई उसका पहुंचा यहाँ पे क्रस्ट, और जो यहाँ पे 10th पार्टिकल था उससे जो वेव पहुंची एक वेवलेंथ के बाद में इसका भी कितना पहुंचा, क्रस्ट। यानी दोनों का क्या पहुंच रहा है, क्रस्ट पहुंच रहा है। ठीक है, दोनों का क्या पहुंचा वहां पे, क्रस्ट इंसिडेंट हो रहा है, क्रस्ट वहां पे पहुंच रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो हमें एक चीज का एनालिसिस होता है कि जो फिफ्थ पार्टिकल होगा वो तो इसका मिड पॉइंट है 1/10 का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा उसके बीच में और जो फर्स्ट पार्टिकल ने वेव भेजी उनके बीच में तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। यानी यहाँ से जो वेव चली उसका पहुंचा क्रस्ट, और जो फिफ्थ से वेव चलेगी उसका क्या पहुंचेगा यहाँ पे, ट्रफ। क्या पहुंचेगा, ट्रफ। अब दोनों एक ही सोर्स के थे, आ रहे थे, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सब कुछ क्या होगा सेम। तो इसका मतलब इसका तो ट्रफ पहुंच रहा है और इसका क्या पहुंच रहा है, क्रस्ट। अब क्रस्ट ट्रफ को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। तो इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर देगा, डिस्ट्रैक्शन कर देगा। यानी फर्स्ट और
फिफ्थ में लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस था। जब सेकंड की बात होगी और सिक्स की बात होगी तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इसका क्रस्ट पहुंचेगा तो सिक्स का क्या पहुंचेगा, ट्रफ। जब थर्ड की बात होगी इससे, फोर्थ की बात होगी इससे, फिफ्थ की बात होगी इससे, यानी ये सभी पार्टिकल जो है जो हाफ ऊपर थे यानी मिड पॉइंट से ऊपर वाले पार्टिकल जो होंगे उनका अगर क्रस्ट पहुंच रहा होगा तो लोअर जो होंगे इस सेंटर से नीचे बी पॉइंट पे उन सभी का क्या पहुंच रहा होगा, ट्रफ पहुंच रहा होगा। यानी कि क्रस्ट जो है वो ट्रफ को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। यानी पार्ट डिफरेंस तो ए और बी के बीच में कितना था, लैम्डा ही था, लेकिन पहुंच रहा होगा तो लोअर हाफ का क्या पहुंचेगा, ट्रफ, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए जहां पे पाथ डिफरेंस एल लैम्डा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी ये वैल्यू। क्लियर हो गया, पाथ डिफरेंस एल लैम्डा दैट मींस वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लोअर हाफ ने अपर हाफ को क्या कर दिया होगा, कैंसिल कर दिया होगा, इसलिए लाइट कितनी बचेगी वहां पे, जीरो। और उसी को हम डिस्ट्रक्शन का केस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस बनेंगे वो कब बनेंगे, व्हेन पाथ डिफरेंस इज एल लैम्डा। क्लियर हो गया, इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा केस भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस क्योंकि सेंटर पे फिक्स हो गया, सेंटर पे ब्राइट ही है, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास में इसके बाद में आएगा। तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 अगर हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। तीन, दो तीन क्वेश्चन का आंसर मैं इसी से दूंगा आपको। ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो आपके कंसेप्चुअल है और जो आपका सबसे बड़ा माइंड में डाउट होता है कि यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 जो था, लैम्डा बाई 2 का मतलब तो एक का क्रस्ट दूसरे का क्या होगा, ट्रफ होगा। फिर भी यहाँ पे ब्राइट बन रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज को भी समझते हैं बेटा। वापस से मैं ये 10 को ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए इसे। वापस से हमारे वही 10 पार्टिकल है जो अनब्लोक्ड पोर्शन पे थे, यानी जो एबी पोर्शन था जहां पे लाइट ब्लॉक नहीं हुई, ठीक है, वहां पे, ठीक है, ये 10 है, यहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन, जो हम पार्ट डिफरेंस लिख रहे हैं किस किसके बीच में लिख रहे हैं, ए और बी के बीच में, यानी फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो अनब्लॉक्ड पोर्शन होगा उनके बीच में पार्ट डिफरेंस है। तो फर्स्ट से जो वेव चली यहाँ पे, ये फर्स्ट से वेव चली यहाँ पे 10 से आएगा, 10 की बजाय आपकी बार मान लेते हैं 9 ही है, सपोज कर लेते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 पुट किया कितना आएगा, 2 प्लस में 1 3। तो कितना पार्ट डिफरेंस आया, फर्स्ट पार्टिकल एंड नाइन्थ पार्टिकल के बीच में जो पार्ट डिफरेंस था वो कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, फर्स्ट से और फोर्थ के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस था, लैम्डा बाई 2। यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ इन तीन के बीच में कितना मान लिया, लैम्डा बाई 2। यहाँ पे इन तीन के बीच में कितना मान लिया, लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट और नाइन्थ के बीच में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस में लैम्डा बाई 2, यानी ये थर्ड है। तीन तीन का ग्रुप हमने बना दिया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फिर फोर्थ, फर्स्ट जैसे फोर्थ के पास आएगा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, सेकंड जैसे फिफ्थ के पास आएगा लैम्डा बाई 2, थर्ड जो होगा वो सिक्स्थ के पास आएगा लैम्डा बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा बाई 2 का मतलब यहाँ से जो वेव चलेगी इसका सपोज करते हैं क्रस्ट पहुंचा, फोर्थ से जब वेव पहुंचेगी तो इसका क्या पहुंचेगा, ट्रफ। सेकंड का जब क्रस्ट पहुंचेगा तो फिफ्थ का क्या पहुंचेगा, ट्रफ। थर्ड का क्रस्ट पहुंचा होगा तो सिक्स्थ का क्या पहुंचेगा, ट्रफ। यानी ये छह जो पार्टिकल है वो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा था, इसलिए अपर हाफ जो था वो लोअर हाफ को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। और सिर्फ बचेंगे क्या, यहाँ पे लास्ट के तीन पार्टिकल बचेंगे, इनको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। फिर इस मतलब यहाँ पे 7 से जो लाइट पहुंची उसका क्रस्ट पहुंचा, 8 का थोड़ा सा होगा कुछ पार्ट डिफरेंस, 8 9 का होगा, लेकिन परफेक्टली इनको कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे 9 बल्ब्स थे और उन 9 बल्ब में फर्स्ट बल्ब और लास्ट बल्ब के बीच में पार्ट डिफरेंस था 3 लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब फर्स्ट बल्ब जो है वो फोर्थ बल्ब की लाइट को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। इसका मतलब
एक का ट्रस्ट तो दूसरे का ट्रस्ट, इक्वल इंटेंसिटी थे तो फर्स्ट ने थर्ड फोर्थ की लाइट को कैंसिल कर दिया, सेकंड ने फिफ्थ की लाइट को, थर्ड ने सिक्स्थ की लाइट को। इसका मतलब 6 बल्ब तो हमारे पास में ग्लो तो कर रहे हैं, लाइट तो उनमें, बट उनकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, 0। फिर कितने बल्ब बचे, 3। हालांकि उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी जितनी सेंटर पे थी, क्योंकि सेंटर पे तो सभी के सभी पार्टिकल लाइट भेज रहे थे और कोई भी एक दूसरे को कैंसिल आउट भी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बनेगा, इसका मतलब 3, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे और पार्ट डिफरेंस 2 पुट करेंगे तो वहां पे कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2। 5 का रूट बना देंगे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो 5 का बनाएंगे तो वहां पे मान लेते हैं कि दो दो ने आपस में कैंसिल आउट कर दिया, लास्ट में 2 ही बल्ब बचे। और ज्यादा होगा तो मान लेते हैं एक और भी कम बचेंगे नंबर ऑफ सोर्सेज। हमने तो यहाँ पे काउंटिंग के लिए 9 10 ही की है, तो इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ जो अनब्लॉक्ड पोर्शन के जो पार्टिकल्स होंगे जिनकी लाइट कैंसिल नहीं होगी वो कम नंबर में बचेंगे, और कम होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। यहाँ पे इंटरफेरेंस की तरह नहीं है कि आपकी जो ब्राइटनेस थी वो सभी की इक्वल ब्राइटनेस थी। क्लियर हो गया, यहाँ पे विड्थ जो है वो भी इक्वल नहीं रहेगी। यहाँ पे आपके पास में जो ब्राइटनेस होगी सेंटर की सबसे ज्यादा, उसके बाद में जो ब्राइट दिखाई देगा उसकी कम होगी, उससे ज्यादा ब्राइट की और कम होगी, जो फोर्थ ब्राइटनेस होगा, ठीक है, उसकी और कम होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो जो ब्राइटनेस दिखाई देगी उसकी इंटेंसिटी आपको कम होती जाएगी, क्योंकि वो कम नंबर ऑफ सोर्सेज से, यानी कम नंबर ऑफ बल्ब से क्या होती जा रही है, लाइट पहुंच रही है। इसका मतलब बाकियों ने कैंसिल आउट कर दिया, तो कम अगर बल्ब होगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी क्या होगी, वहां पे कम होगी। इसलिए पार्ट डिफरेंस 2n + 1 लैम्डा बाई 2 अगर होता है तो वहां पे ब्राइट बनेगा, बट उतनी इंटेंसिटी नहीं बनेगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे हम फर्दर बढ़ते जाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन से। तो यहाँ पे डार्क होगा तो पाथ ऑफ डिफरेंस है, और ब्राइट है तो इसका मतलब यहाँ पे 2n + 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये आपके पास में पोर्शन है, और इस चीज को ध्यान रखेंगे जो हमारे पास में इंटरफेरेंस से उल्टा केस है यहाँ, तो इसलिए इसका समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। बाकी आपके पास में टर्म्स है वो बहुत कम है। आप देखते हैं इसका, तो हम देखते हैं यहाँ पे डार्क की पोजीशन। यहाँ पे फर्स्ट डार्क कहाँ पे दिखाई देगा, और फर्स्ट डार्क, और फर्स्ट डार्क, तो फर्स्ट डार्क देखेंगे तो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस था इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एल लैम्डा। सो पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एल लैम्डा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक, तो यहाँ पे एल लैम्डा होगा, सिंपल सा। और ए पार्ट डिफरेंस जो है हमारे इस टॉपिक में कितना है, ए साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, एल लैम्डा। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूं तो साइन थीटा जो होगा वो कितना आएगा, एल लैम्डा अपॉन में ए। ठीक है, अब ये साइन थीटा को अगर आपको पुट करना हो, क्योंकि हमें तो इसको रिलेट करना है कि किस पोजीशन पे यहाँ पे डार्क बनेगा या किस पोजीशन पे ब्राइट बनेगा। सेंटर में तो था, फर्स्ट डार्क कब आएगा इसके बाद में उसका कंक्लूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये जो एंगल फॉर्मेशन होते हैं, जो लाइट अपने पास से डेविएट हो रही है वो बहुत स्मॉल एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, एंगल इज स्मॉल। तो यहाँ पे आप कोई भी टर्म्स यूज कर लो, टेंजेंट थीटा यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर, क्योंकि सेंटर से भी एंगल क्या बन रहा था, थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस, और बेस मतलब कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज नियरली इक्वल टू, या साइन थीटा नियरली इक्वल टू, या टेंजेंट थीटा नियरली इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, दैट मींस x और अपॉन में t। सो यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा जो है या टेंजेंट थीटा, क्योंकि ये सभी इक्वल होंगे, x अपॉन में t। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये जो लेंस हमने यूज किया था इसका जो फोकस पॉइंट होगा वही तो d होगा, वही तो स्क्रीन पे फोकस कर रहा है, इसलिए कितना लिख सकते हैं, x अपॉन में f भी लिख सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है।
तो इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स अपॉन में एफ, सॉरी कैपिटल डी, जब पढ़ेंगे तो लिख लेंगे, इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन में ए। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एन लैम्डा ए, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में ए। और अगर आप फर्स्ट डार्क की बात कर रहे हो तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 होगी, तो फर्स्ट डार्क कहां पे बनेगा, लैम्डा डी अपॉन में ए। यानी इस सेंटर से जहां पे ब्राइट बन रहा था, उस ब्राइट से आपके पास में कितने डिस्टेंस थे, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड ए वहां पे यंग्स मॉडुलस में हम क्या यूज कर रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ सिंगल स्लिट, साइज ऑफ द सिंगल स्लिट, यानी सिंगल स्लिट का जो साइज है, अपर्चर है, वो कितना है। इसका मतलब यहाँ पे ए, वहां पे दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस थी, यहाँ पे सिंगल सोर्स से कितना बड़ा है उसकी डिस्टेंस। तो फॉर्मूला वहां पे बीटा होता था लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ द स्लिट, इसलिए ए आ गया। तो यहाँ पे ये बनेगा, ऐसे ही नीचे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट डार्क, और दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच में हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट। इसका मतलब आपसे पूछ ले कि जो सेंट्रल ब्राइट है वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, तो यहाँ पे कहेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, जिसको आप W लिख सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेंट्रल से ब्राइट से आपने ऊपर देखा फर्स्ट ब्राइट कितना बन रहा है, इससे नीचे बनेगा, तो इसका मतलब जो आपने पोजीशन फाइंड आउट किया फर्स्ट ब्राइट की, उसका क्या कर देंगे, जस्ट डबल द ट्वाइस ऑफ एक्स। सो विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट जो होगा वो कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में ए। ठीक है, और अगर आप ब्राइटनेस की देखोगे तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यानी इस डार्क के बाद में क्या बनेगा, फिर से ब्राइट, फिर से डार्क, यानी यहाँ पे डार्क बना था कितनी पोजीशन पे, लैम्डा डी अपॉन में ए, दोबारा से डार्क कब बनेगा, सेकंड डार्क, ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में ए, यानी जस्ट डबल। तो दो कंसेक्यूटिव के बीच में जो ब्राइट बनेगा उसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, लैम्डा डी अपॉन में, ओनली जो सेंटर पे ब्राइट होगा उसी की विड्थ कितनी आएगी, बाकी जितने भी बनेंगे ब्राइट या डार्क उन सभी की जो विड्थ होगी वो कितनी आएगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल ए। इसका मतलब बाकी के जो होंगे तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि सभी इक्वल विड्थ के, क्योंकि सेंटर की जो सेपरेशन हो गई विड्थ की, जो ब्राइट दिखाई देगा आपको वो डबल विड्थ का दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर भी आपके पास में फर्स्ट ब्राइट है, उसके नीचे भी है, इसका तो सेंटर की जो ब्राइटनेस है वो आपकी बार आपको डबल दिखाई देगी बाकी के। और दूसरा पॉइंट, इस सेंटर की जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे ही हम ऊपर वाले पे जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम, उससे ऊपर वाले पे जाएंगे ब्राइट पे तो उसकी इंटेंसिटी और कम होगी, उससे ऊपर वाले पे जाएंगे और कम, और बाद में इतनी कम हो जाएगी कि इसका मतलब हमें डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सेंटर पे आपके पास में ब्राइटनेस डबल आती है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा पूछा जाता है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट था, जिसमें हमने विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा देखा। हम इसकी लाइट की इंटेंसिटी का ग्राफ भी यहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं, देख लेंगे, छोटा सा पॉइंट है, फिर खत्म करते हैं। इस सेंटर के ऊपर ये स्क्रीन को मैं अगर हॉरिजॉन्टल रख दूं और ये इसका सेंटर पॉइंट हो, तो इसके दोनों तरफ जो होगा यहाँ पे भी क्या बनेगा, डार्क, और डार्क कितने पोजीशन पे बन रहा है, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, यानी पाथ रेफरेंस देखें तो 1 2 3 4 लैम्डा, तो इसका मतलब लैम्डा होगा, दोबारा से ब्राइट बनेगा, लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन यहाँ पे फिर से कितना होगा, 2 लैम्डा, यहाँ से फिर से इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ से कितना होगा, 3 लैम्डा, यहाँ पे और इंटेंसिटी कम होगी, 4 लैम्डा, यहाँ पे इंटेंसिटी नेग्लिजिबल होती जाएगी। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये कितना था, माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 लैम्डा, यहाँ पे इंटेंसिटी इधर, यहाँ पे इंटेंसिटी और कम, ये 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, यानी इंटेंसिटी जो होगी इस पे सिर्फ ब्राइट की सबसे ज्यादा दिखाई देगी। इसकी इंटेंसिटी अगर मैं कहता हूँ आई नोट है,
तो यहाँ पे आई नोट बाई लगभग 23, यहाँ पे आई नोट बाई 64, यहाँ पे आई नोट बाई 134, यानी इंटेंसिटी है वो रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी जो आपको सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देगा वही मैक्सिमम इंटेंसिटी का दिखाई देगा, और उसकी विड्थ भी कितनी होगी, ट्वाइस होगी। यहाँ पे कितनी हो रही थी, जितनी विड्थ होगी ब्राइट की उससे जस्ट डबल होती है सेंट्रल मैक्सिमा, इसलिए यहाँ पे इक्वल विड्थ के लिए होती है सभी मैक्सिमा मिनिमा। और इंटेंसिटी क्या होती है सभी की, जो ब्राइट होते हैं सेंटर में वो सबसे ज्यादा ब्राइट, दूसरा जो ब्राइट दिखाई देगा कितने डिस्टेंस पे, एल की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में कितना आएगा 3 लैम्डा बाई 2, और उसके बाद में कितना होगा 5 लैम्डा बाई 2, उसके बाद में 7 लैम्डा बाई 2। तो वहां पे कंसेक्यूटिव बनते रहेंगे ब्राइट एंड डार्क। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये इंटेंसिटी है वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको लाइट के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो हम आसानी से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी जिसकी होगी वही सेंट्रल मैक्सिमम होगा, लेकिन इंटरफेरेंस में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वहां पे पता ही नहीं चलेगा कौन है सेंटर में और कौन है साइड में, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी इक्वल होगी और जो विड्थ होगी सभी की वो भी इक्वल होगी। और यहाँ पे सेंटर में की विड्थ ज्यादा होगी, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये कंप्लीट था बेटा हमारे पास में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए सिंगल स्लिट। इसमें समझाने का थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी डेरिवेशन का पार्ट बहुत स्मॉल है, तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है कल बताना, कल इसका आगे स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, और इसके कुछ और पोर्शन जैसे फ्रेसनल डिस्टेंस हो गया, रिजॉल्विंग पावर, वो और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।